नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक वेव या फिर हिंदी में कहेंगे तरंग। देखिए, आप में से कई लोग कई सारी किताबें साइंस के पढ़े होंगे जहां पर फिज़िक्स में, ठीक है, आपने चैप्टर का नाम देखा होगा। देखिए, चैप्टर में आपने सबसे पढ़ा भी होगा आपने लाइट चैप्टर, ठीक। उसके बाद आपने पढ़ा होगा लाइट के बाद आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने साउंड, ठीक है। लेकिन देखिए, हम लाइट या साउंड अभी आपका नहीं स्टार्ट करेंगे। पहले हम वेव समझेंगे, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं लाइट और कहीं ना कहीं आपकी जो साउंड है, हिंदी में प्रकाश या फिर आप इसको ऑप्टिक्स ही कहते हैं। देखिए, लाइट और ऑप्टिक्स के बीच भी डिफरेंस है। लाइट क्या है? एक आपकी एनर्जी है, और ऑप्टिक्स क्या है? आपकी फिजिक्स की एक शाखा है या फिर ब्रांच है, जहां पर हम इस लाइट एनर्जी के बारे क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। और साउंड को हिंदी में कहेंगे ध्वनि। तो ये लाइट और साउंड, ये दोनों क्या है? आपका तरंग है। तो जब तक आपको ये नहीं समझ में आ जाए कि वेव क्या होती है, वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, वेव जनरेट कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें वेव में हमें पढ़नी होती है। और वेब से आपका एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में। तो हम लोग पूरा आपका डिटेल समझेंगे वेब को, और ना केवल समझेंगे ही बल्कि साथ के साथ जितने लेटेस्ट अभी आपके क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, वेब से, चाहे टीसीएस में आप बात करें रेलवे की, या फिर आप एसएससी की, या आप अपने स्टेट में, अभी बिहार में आपने देखा बीपीएससी का पेपर हुआ, वहाँ भी इससे आपके डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लोग भी, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप अपना सजेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले वेव या तरंग, आप किसको कहेंगे वेव या तरंग, ठीक है, उसको अभी हम लोग समझते हैं। मैं एक लाइन अभी लिखूंगा, ठीक है, उस लाइन के माध्यम से ही सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक देखिए, देसी बोलचाल के भाषा में ही हम लोग पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कोई किताबी लैंग्वेज आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, जहाँ पर डेफिनेशन है या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन समझेंगे एक देसी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले अगर हम बोलचाल की भाषा में अगर वेब को समझने की कोशिश करें तो हम इसको लिखेंगे, तरंग क्या है आपकी? तरंग, हिंदी और इंग्लिश वाले बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये आपका अभी एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं जो मैं अभी लिख रहा हूँ। इससे हम समझेंगे तरंग क्या होता है। जो पूछेगा उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, ठीक। तरंग जो होता है किसी माध्यम में, ठीक है, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक, ध्यान से देखिएगा अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ जो वर्ड, एक विक्षोभ है। अब आइए इंग्लिश वाले भाई, देखिए मीडियम को, माध्यम को हम क्या कहेंगे? मीडियम, ठीक है। उत्पन्न को आप बोल सकते हो जनरेट, और विक्षोभ को आप कहेंगे डिस्टर्बेंस, ठीक। तो यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं आपसे कि तरंग क्या होता है आपका? तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है, यानी कि एक डिस्टर्बेंस है। वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। अगर एक सेंटेंस में अगर हम डिफाइन करना चाहें तरंग को, तो तरंग क्या है आपका? एक डिस्टर्बेंस है, या फिर हिंदी में क्या है तो एक विक्षोभ है। अब हम इसको समझते हैं कि सर ये विक्षोभ और ये तरंग दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखिए, डिस्टर्बेंस मतलब क्या है कि आप चुपचाप से सोए हुए थे, मैंने आपको क्या किया? धक्का दे दिया या फिर एक थप्पड़ लगा दिया तो आपको डिस्टर्ब किया, यानी कि आपके अंदर एक डिस्टर्बेंस ले आई। अब हम समझते हैं इसको तरंग से कोरिलेट करते हैं। देखिए, आप आपके आसपास में तालाब होंगे, ठीक है, या कुआं तो होगा ही होगा, नहीं तो आपके घर में बाथरूम होंगे, बाथरूम में आपके घर में क्या होगा? एक बाल्टी होगा, ठीक है। आप बाल्टी में क्या किए होंगे? पानी इस तरह से फिलअप करके रखे होंगे। अब आपने क्या किया? पानी के अंदर एक पत्थर, एक स्टोन आपने गिराया, ठीक है। इस प्रकार से आपने ये स्टोन को गिराया। जब ये स्टोन नीचे आया तो ये जो पानी, ठीक है, जो बिल्कुल कांस्टेंट में एकदम अपने तल पर यहाँ पर थी, अब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही ये स्टोन, ठीक है, इस पानी को टच करती है या पानी के अंदर गिरती है, तो इस पानी के अंदर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से पानी के अंदर आपको क्या होती है? एक डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, और यही डिस्टर्बेंस को हम क्या नाम देते हैं? तरंग नाम देते हैं। अभी हम और इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक इंसान है, ठीक है ना, इस इंसान को आप समझिएगा अच्छे से।
ये इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस इंसान ने क्या किया, इसकी 2 हाथें हैं, इस पत्थर को उठाया और यहाँ पर समझिएगा, और यहाँ से ही आपको हम पूरा डिटेल में लेकर के चले जाएंगे तरंग के पास, जो इस फिगर में अभी हम लोग समझेंगे। क्योंकि देखिए हमने एक लाइन लिखा है, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है। तो अभी हम तो डिस्टर्बेंस समझेंगे और डिस्टर्बेंस से तरंग को समझेंगे और फिर हम आपको माध्यम समझाते हैं कि माध्यम होता क्या है। तो अभी पहले समझते हैं कि डिस्टर्बेंस कैसे आया। देखिए इस इंसान के अंदर क्या थी, एनर्जी थी। इसने 2-4 रोटियां खाई तो इसके अंदर जो एनर्जी थी उसने अपनी एनर्जी को क्या की, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ये क्या है, आपका स्टोन है, ठीक है। इस स्टोन को क्या किया, एनर्जी दिया इस पर्सन ने, एनर्जी क्या हुआ, आपका ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। इस इंसान ने एनर्जी को ट्रांसफ़र किया इस स्टोन पे, और इस स्टोन को क्या किया इसने, यहाँ पर आपका ये वाटर एक पॉन्ड है, तालाब बोल सकते हो या नदी है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस स्टोन को इसने इस तालाब में फेंका। तो देखिए ये क्या है, आपका वाटर है। तो मुझे ये बताइए, ये वाटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल कर के बने होंगे। कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी मैटर जो बना होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, या फिर आप इसको बोलते हैं छोटे छोटे कणों से मिल करके बनी हुई होती है आपकी क्या, पदार्थ। तो ये पानी का क्या है, आपका छोटा छोटा ये आपका पार्टिकल्स है, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये वाटर की क्या है, छोटी छोटी पार्टिकल्स है। जब आपने इस स्टोन को इस वाटर में, ठीक है ना, वाटर में मारा, यानी कि आपने यहाँ पर अभी तक ये स्टोन पहुँचा, अभी पानी के पास नहीं गया। जैसे ही ये स्टोन, ठीक है, जैसे ही ये स्टोन पानी पे आएगी, यहाँ पर अभी मैं मान लिया हूँ ये स्टोन पानी में इंटर कर गई है, ठीक है। जैसे ही ये पानी में इंटर की तो आपको पानी में इस प्रकार का एक फिगर या इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को ही हम क्या नाम देते हैं, वेब नाम देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देखिए हुआ क्या, यहाँ से इस स्टोन को आपने क्या किया, ये आप हैं, आपने क्या किया, इस स्टोन को एनर्जी ट्रांसफ़र किया, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है इस स्टोन के अंदर आ गया, ठीक है, ये एनर्जी कहाँ आ गया, इस स्टोन के अंदर आ गया। अब ये स्टोन ने अपनी एनर्जी को क्या की, देखते रहिएगा, ये स्टोन भी क्या था, देखिए ये जो स्टोन है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये स्टोन है। अब ये स्टोन भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना था, ठीक है। और इस स्टोन के पास क्या था, एनर्जी, ये एनर्जी जो आपने दी थी। अब ये स्टोन ने क्या की, अपनी एनर्जी को इस वाटर के पार्टिकल, ये जो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स पे क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर किया, एनर्जी को ट्रांसफर करिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा जाएगा इन वेव क्या ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो तरंग, ठीक है ना, जब तरंग जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है तो जो मैटर है, ठीक है, या फिर जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स मूव करते हैं या फिर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए पार्टिकल्स स्टोन के कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुए, एज इट इज़ पार्टिकल वही है, बस एनर्जी को इसने क्या किया, स्टोन ने ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब ये जो पार्टिकल्स थे, देखिए मैं इस पार्टिकल्स को यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाटर पार्टिकल्स है, ये स्टोन है। इस स्टोन ने क्या किया, अपना एनर्जी एक पहले वाटर पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दिया। क्या ट्रांसफ़र किया, एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसके बगल में जो छोटा सा एक और पार्टिकल था वाटर का, इसने पार्टिकल ने क्या किया, इस पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद इसने अपने तीसरे छोटे पार्टिकल को फिर इसने क्या की, एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई आपके थ्रू, जो आपने स्टोन को इस पानी पे मारा, तो उसके कारण क्या हुआ, आपका एक वेव उत्पन्न हुआ। और ये जो वेव उत्पन्न हुआ इसमें आपको क्या ट्रांसफ़र देखने को मिला, एनर्जी का ट्रांसफ़र देखने को आपको मिलता है, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलता है। पार्टिकल्स यहाँ पर मूव, PARTICLE, पार्टिकल्स यहाँ पर मूव नहीं करती है। ये आपके एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं करती है, ठीक है ना, पार्टिकल्स यहाँ मूव्स नहीं करती है। क्लियर। अब आप हमें ये बताइए कि अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा, वेव। वेव क्या होता है, तरंग जो होता है किसी माध्यम में उत्पन्न एक क्या है, डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस इन द सेंस कि आपने क्या किया, कुछ भी चीज़ हो सकता है भाई, आप इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हैं कि आपने क्या किया था। देखिए यहाँ पर एक वाल है,
इस वाल में आपने क्या किया, एक रस्सी को बांध दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैं ये आपका हाथ बना दिया हूँ, ये आपने हाथ से इसको बांधा और आपने क्या किया, एक झटका दिया, ठीक है। जब आपने इसको झटका दिया तो आपको ये जो है ये रोप इस तरह से देखने को मिली है, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलती है, बोलिए मिलती है या नहीं। तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, इसमें आपने सॉरी फिगर कट गया होगा, देखिए आप ये जब आपने झटका दिया था, ठीक है, जब आपने झटका दिया तो इस रोप को, इस रस्सी का जो है फिगर इस तरह से बन गई। तो इसका हुआ क्या, इसमें जो पार्टिकल्स थे, इस पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। इस हैंड से आपने एनर्जी ट्रांसफर किया, इस रस्सी के छोटे छोटे पार्टिकल, ये रस्सी भी तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, तो हर एक पार्टिकल ने एनर्जी को ट्रांसफर किया और एनर्जी के ट्रांसफर से, ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और ये आपका एक वेव का फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो गया या फिर कह सकते हैं उत्पन्न हो गया। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आइए, तरंग क्या है, आपको समझ में आ गया कि तरंग क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, एक विक्षोभ है। लेकिन ये विक्षोभ कहाँ, किसमें, तो पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है या जो छोटे छोटे जो कण है उसमें डिस्टर्बेंस आता है। अच्छा, ये जो कण है, ये कण किसके, तो माध्यम के कण। अच्छा, अब ये माध्यम क्या है उसको समझिए। देखिए माध्यम आपका क्या हो सकता है, माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, कोई मटेरियल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपका क्या था, रस्सी था, ये आपका क्या था, रोप, ठीक है। ये आपके पार्टिकल्स ही तो, देखिए ये क्या था आपका, ये एक मीडियम ही तो है, रोप एक क्या हो गया आपका, मीडियम ही हो गया। कैसे, यहाँ पर क्या आपको नहीं देखा कि जब आपने यहाँ पर झटका मारा इस रोप को, एक साइड आपने इसको क्या किया, फिक्स कर दिया इस दीवार से, और यहाँ से आपने इसको इस तरह से झटका दिया, तो इस रस्सी के जो पार्टिकल्स, इस छोटे छोटे जो पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ, आपने एनर्जी का ट्रांसफर किया और इस एनर्जी के ट्रांसफर से ही इस रोप में आपको ये डिस्टर्बेंस देखने को मिला। तो मीडियम आपको समझ में आ गया, कुछ भी हो सकता है, कोई मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। मटेरियल को हिंदी में कहेंगे पदार्थ भी हो सकता है, या एयर हो सकता है मीडियम, या फिर आपका क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कोई ग्लास हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, गैस भी हो सकती है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो मटेरियल के पार्टिकल्स, गैस, एयर के पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स, या कोई ग्लास है या प्लास्टिक है उसके पार्टिकल्स में अगर कोई डिस्टर्बेंस आते हैं, यानी कि मीडियम के, ठीक है ना, इस मीडियम के पार्टिकल्स में आपको क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस जनरेट होती है, डिस्टर्बेंस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और यही डिस्टर्बेंस क्या कहलाता है, आपका वेव कहलाता है। बोलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है सर। ये वेब क्या है, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, और कोशिश करिए समझने की। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, मैंने पूरी तरह से अपना 110% दिया, ठीक है, वेब को समझाने के लिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकता हूँ। देखिए, और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको नोट डाउन करना होगा। देखिए, इसकी मैं आपको कंप्लीट नोट्स भी दूंगा, जब तक हम पहले फिजिक्स खत्म ना कर लें तब तक आपको पूरा नोट्स, अपना हैंड रिटन नोट्स दूंगा, और मैं आपको दिखाता हूँ भी अपना हैंड रिटन नोट्स। देखिए, ये आपको लिखना पड़ेगा और लिखिए भी आप लोग सभी। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, देखिए पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट, इंग्लिश वाले भाई साहब, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट ट्रेवल्स, ठीक है, डू नॉट ट्रेवल्स फ्रॉम one place to, from one place, particles of medium do not travels from one place to another place, ठीक है, from one place to another place, only energy transfer, ठीक है ना, only energy transfer from one place to another place, ठीक है। हिंदी वाले भाई अब आप लोग की बारी है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए हिंदी वाले लिखेंगे आप लोग कि जो माध्यम है, ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे मीडियम को क्या, माध्यम, माध्यम के जो कण है, ठीक है, वो क्या होते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं। लिखते चलिए, माध्यम के जो कण होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते हैं, केवल ओनली क्या ट्रैवल करता है, क्या पास करता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये चीज़ मैंने आपको 3 4 5 बार बोली है अभी भी, कि यहाँ पर आपने जो इस पत्थर को आपने एनर्जी दिया, इस एनर्जी
ये जो पत्थर ने स्टोर किया था, इस पत्थर ने अपनी एनर्जी को इस वाटर के पार्टिकल्स को दिया, और इस वाटर के एक पार्टिकल ने लिया, फिर उसने दूसरे पार्टिकल्स को दिया, फिर उसने तीसरे पार्टिकल, चौथे पार्टिकल, पांचवें पार्टिकल में कहीं मूवमेंट नहीं है, केवल ये आपका देखिए एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा। तो वही बात यहाँ मैंने लिखा है इंग्लिश वाले भाई साहब कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट ट्रेवल, यानी मीडियम के जो कण होते हैं वो ट्रेवल नहीं करते, वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समझ में आया? ये आपका वेब का एक अच्छा क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनेगा? दे देगा विच वन ऑफ द राइट स्टेटमेंट अबाउट वेब। इन वेब बोलेगा एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकेंड ऑप्शन दे देगा कि इन वेब पार्टिकल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऑप्शन सी दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आपको बताना होगा कि वेव में जो होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना कि पार्टिकल का ट्रांसफर होता है। यहाँ मैंने लिख दिया है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया अब आपका। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ समझते हैं। मीडियम भी आपको मैंने बता दिया कि मीडियम क्या होता है। कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे कि ये रस्सी हो गया, कोई ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वेब को समझते हैं। चलिए वेब को दूसरे पेज में हम लोग समझेंगे। वेब को अब हम लोग क्या करेंगे? कैटेगरी करेंगे, ठीक है ना, कैटेगराइज करेंगे वेब को। अब हम लोग वेब के कितने टाइप्स होते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए वेब को देखिए वेब को जो हम कैटेगराइज करेंगे दो टाइप से कैटेगराइज करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या? देखिए जैसे कि आप इंसान को, ठीक, सब पहले यहाँ से समझ लीजिए, इंसान से ही को रिलेट करना आसान है। देखिए इंसान को हम दो पार्ट में बांटते हैं, और ये जो हम दो पार्ट में बांट रहे हैं इसकी मतलब कि इसकी इंटेलिजेंसी पे, ठीक है ना, कितना ये इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, ये कितना ये तेज है, यानी ये कितना तेज है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने लिखा जो CT1 वाले जो लोग हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, और CT2 वाले जो लोग हैं वो काफ़ी इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब मैंने इसी इंसान को एक और कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, इसकी ब्यूटी पे, यानी कि इसकी सुंदरता पे। तो इसको हमने कैटेगराइज किया है ब्लॉक पे, ठीक है ना, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि यही इंसान, ठीक है, इंसान को आप किस तरह से, एक तो आपने कैटेगराइज करके रखा है उसके इंटेलिजेंट पे कितने तेज है, और दूसरा आपने ब्यूटी पे। उसी प्रकार वेब में भी हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए वेब में भी हम लोग कुछ ऐसा ही काम करने वाले हैं। क्या? जैसे ये आपका क्या है? वेब है, ठीक है। तो वेब को हम लोग जो कैटेगराइज करेंगे अभी, ठीक है ना, वेब को जो कैटेगराइज करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन मीडियम, बेस्ड ऑन मीडियम मतलब माध्यम के आधार पर हम क्या करने वाले हैं? वेब का कैटेगराइज करेंगे। यानी कि वेब का जो है हम दो टाइप्स आपको बताने वाले हैं अभी। ये जो हमने टाइप किया है वेब का, किस बेस पे? माध्यम के आधार पर, यानी कि मीडियम आपका क्या हो सकता है? कोई भी आपका मटेरियल हो सकता है दोस्त, एयर हो सकता है, गैस हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने वेब को दो पार्ट में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ठीक है। तो पहला हमने आपको बताया है क्या कि मैकेनिकल वेव, MECHANICL, मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव को हम हिंदी में कहते हैं यांत्रिक तरंग, ठीक है, यांत्रिक तरंग। दूसरा हमने इसका टाइप रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबक तरंग, ठीक है, विद्युत चुंबक तरंग। अच्छा, अब इसको इतना हम कभी भी बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा इस तरह से हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। देखिए वेव आपके दो टाइप्स के हो गए। किस बेसिस पे हमने किया है? मीडियम के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि माध्यम के आधार पर हम वेव को दो पार्ट में बांटते हैं। एक आपका होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है विद्युत चुंबक तरंग, ठीक। अब आइए इसके जो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिकल तरंग यानी कि यांत्रिक तरंग के बारे। उसके बाद हम लोग एक एक करके फिर और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखिए यांत्रिक तरंग के बारे में। यांत्रिक तरंग का सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये आपको याद रखना है क्या, कि जो आपकी मैकेनिकल वेव है
वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस किस में? जो आपकी मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स में आपने क्या किया? एक डिस्टर्बेंस जनरेट की, जिससे क्या हुई? आपकी वेव उत्पन्न हुई। भाई आप पानी, आपके तालाब वगैरह में आपने क्या किया? ईंट फेंकते हो आप, तो वहाँ पे क्या होता है? पानी में आप डिस्टर्बेंस नहीं देखते हो, इस प्रकार से एक वेव क्रिएट हो जाता है। वही तो आपका एक तरंग का आपको एग्जाम्पल आप देखते हो। तो वही तरंग जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो हमने कैटेगरी लिया है वेव का, ये किस बेसिस पे हमने लिया है? मीडियम के आधार पर। तो चलिए, यांत्रिक वेव आप किसको बोलेंगे? तो ये जो यांत्रिक वेव है, यानी कि ये जो मैकेनिकल वेव है, ये मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। क्या कहने का मतलब है? पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इसको पहले लिखिए। कैन नॉट, ये जो मैकेनिकल वेव है कैन नॉट ट्रैवल, इंग्लिश में पहले लिख लीजिए, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। भाई इंग्लिश में स्पेलिंग वगैरह थोड़ी सी गलती हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश के हम टीचर नहीं हैं। दे रिक्वायर्ड, ठीक है, दे रिक्वायर्ड आ मीडियम। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये हुआ, दे रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, दे रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रैवल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मैकेनिकल वेव है, ठीक है, ये मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी कि जो यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग जो है निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है। ठीक है, नहीं कर सकती है। इसके लिए क्या है? या इसके लिए मतलब यांत्रिक वेव के लिए, ठीक है ना, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए, इतना क्लियर हुआ? कहने का मतलब ये है कि ये जो मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना, ये जो मैकेनिकल वेव है, ये मैकेनिकल वेव निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में, यानी कि ये निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है। अगर कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, या कोई माध्यम नहीं है, जैसे कि अगर हवा नहीं है, या फिर गैस नहीं है, या वाटर नहीं है, या कोई पदार्थ, लकड़ी, प्लास्टिक अगर नहीं है, तो ये वेव क्या होगी? ट्रैवल नहीं करेगी। मतलब वहाँ पर ये आपका मैकेनिकल वेव आपको नहीं दिखेगा, आप वहाँ पे जनरेट ही नहीं कर सकते हैं ये मैकेनिकल वेव को। मतलब कोई ना कोई आपको माध्यम चाहिए ही इस मैकेनिकल वेव के लिए। ठीक है, या तो वो माध्यम क्या हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है? ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई प्लास्टिक हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, गैस हो सकता है, ग्लास हो सकता है। ठीक है, क्लियर? मैकेनिकल वेव का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहीं से डायरेक्ट। अब आइए, ये जो मैकेनिकल वेव होती है ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल वेव, अच्छा अब यहाँ भी आपको एक चीज़ समझना होगा, अभी नहीं समझिए, वो टाइप्स अभी छोड़िए, ये एक प्रॉपर्टीज़ हो गया आपका मैकेनिकल वेव का। अब आइए इसका अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टीज़ को चलिए अब हम लोग समझते हैं। हमने मैकेनिकल वेव में क्या देखा कि मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि इसको एक माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना, अदरवाइज ये मैकेनिकल वेव आप क्या कर सकते हैं? जनरेट नहीं कर सकते हैं। मैकेनिकल वेव को अगर आपको जनरेट करना है तो इसके लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ये ट्रैवल ही नहीं कर सकती, निर्वात में कर ही नहीं सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वेव में ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, या तो ये माध्यम रहेगी तो भी उत्पन्न हो सकती है, और अगर माध्यम नहीं है तो भी ये आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। समझ में आया? मतलब यहाँ अगर लिखें, अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट्स हम आपको देंगे, ठीक है ना, नोट्स हम आपको दिखाते हैं भी ये कैसे नोट्स हमने रेडी किया। दे डू नॉट रिक्वायर, ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, दे डू नॉट रिक्वायर्ड इन एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई माध्यम नहीं है तो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जनरेट कर सकते हैं, और अगर कोई माध्यम है तो भी आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि अगर माध्यम नहीं है तो आप निर्वात में, माध्यम नहीं मतलब क्या है? निर्वात है, कोई भी मीडियम नहीं है, तो वहाँ भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप उत्पन्न कर सकते हैं। तो दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, दैट इज मतलब क्या कि दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम,
यानी कि वैक्यूम में भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो एक लाइन में लिखेंगे, किसी माध्यम की इसकी आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा फिक्स कंडीशन नहीं होता है कि बिना माध्यम की ये उत्पन्न ही नहीं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोई भी माध्यम हो या फिर अगर माध्यम नहीं भी है तो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर। अब आइएगा, मैकेनिकल जो वेव है इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल आप लिखेंगे साउंड। अब देखिएगा आपको थोड़ा थोड़ा बहुत चीज़ें और क्लियर होते मिलेगा। ध्वनि, साउंड जो होता है, आप अगर चाहें तो वैक्यूम में यानी कि निर्वात में आप साउंड उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बताऊं, अगर आप चंद्रमा पे चले जाइए, ठीक है, वहां पर कोई मीडियम नहीं है, आप चंद्रमा पे कितना भी शोर करिए, कितना भी स्पीड से साउंड से आप कुछ भी चीज़ों को प्ले करिए, वहां पर आपको चीज़ें नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड जो है वो क्या करेगी, ये उत्पन्न ही नहीं करेगी वैक्यूम में। अच्छा, साउंड क्या है, तो एक वेव है। वेव कैसे उत्पन्न होता है, डिस्टर्बेंस से। डिस्टर्बेंस किस में, तो पार्टिकल्स में। पार्टिकल किसका, मीडियम में। तो भाई वहाँ कोई मीडियम ही नहीं है, तो वहाँ मीडियम नहीं है तो वहाँ पार्टिकल्स नहीं है, और पार्टिकल्स नहीं है तो पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, और डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी तो वहाँ पर वेव जनरेट नहीं होगी, और अगर वहाँ वेव जनरेट ही नहीं हो रही है तो साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने देखा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसकी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये आपके देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग पढ़ेंगे कब, लाइट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसको, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पे अभी आप केवल लिखते चलिए रेडियो वेव, ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब रेडियो वेव को आप माध्यम है तो भी आप उत्पन्न कर सकते हैं, और अगर कोई मीडियम नहीं है तो भी आप रेडियो वेव को जनरेट कर सकते हैं, या फिर रेडियो वेव वहाँ पर ट्रेवल कर सकती है। उसके बाद माइक्रोवेव, इसको लिख लीजिए, हालांकि इसको हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे लाइट चैप्टर में, एक एक चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, रेडियो वेव पे, माइक्रोवेव से, जो आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। इसके बाद आपका आता है विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट यानी कि ये वही चीज़ है, यानी कि दृश्य प्रकाश, या लाइट चैप्टर जो पढ़ते हैं, यही लाइट चैप्टर जो प्रकाश की बात करते हैं, यही विजिबल लाइट हो गया। उसके बाद आपकी हो गई यूवी रे, उसके बाद एक्स रे, और उसके बाद गामा रे। ठीक है, हिंदी में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब परेशान मत हुई हिंदी वाले भाई, इसको अभी हम लोग पूरा अच्छे से लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक करके, इसलिए अभी हिंदी के लिए परेशान। बस आप एग्जांपल याद रखिए कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, इसको दृश्य प्रकाश कहेंगे, अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पारा बैगनी किरण लिख लीजिए, एक्सरे, गामा रे, भाई हिंदी में लिख लीजिए थोड़ा आप लोग। ठीक है, टाइम सेव करिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना आपको? ठीक है, अब आइए, हाँ, ये क्या है आपका, ये इतना सब कुछ क्या है आपका, विद्युत चुंबक तरंग है। ये आपका इसका एग्जाम्पल, यानी इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अगर मीडियम है वेल एंड गुड है, मीडियम नहीं है तो भी ठीक है। अब मुझे आप सोच रहे होंगे, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी कि तरंग है। तरंग कहाँ कैसे उत्पन्न होता है, डिस्टर्बेंस से, और डिस्टर्बेंस कहाँ, तो मीडियम के पार्टिकल्स में। और आप बोल रहे हैं सर दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ये बिना मीडियम के भी ये वेव आप कैसे जनरेट कर देंगे, क्योंकि अगर मीडियम ही नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है, और अगर पार्टिकल्स नहीं है तो उसमें वाइब्रेशन नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, तो फिर ये वेव कैसे उत्पन्न होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपने क्यों नहीं मुझसे पूछा, कमेंट क्यों नहीं किया आपने। तो देखिए इसको भी हम समझेंगे अभी, पहले उससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। लेकिन चलिए इसको ही अभी हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे चीज़ों को बढ़े। देखिए इसमें होता क्या है, आप इसके नाम पर आइए, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबक तरंग। तरंग क्या है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इसमें दो वर्ड आ रहा है आपका, एक तो विद्युत और एक है चुंबक, एक है इलेक्ट्रिक, या फिर इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, मैग्नेटिक को मैग्नेट बोल रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो विद्युत चुंबक तरंग यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले तो ये समझिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कैसे होगी उसको आपको हम समझाते हैं। देखिए एक चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये आपका चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। अच्छा,
चार्ज पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कैसे कर सकते हैं? 3 प्रोसेस होता है चार्ज करने की, ठीक है। एक होता है फ्रिक्शन के माध्यम से, ठीक है, दूसरा होता है कंडक्शन, और तीसरा होता है आपका इंडक्शन, ठीक है ना, इंडक्शन। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये हम लोग करंट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बस एक प्रोसेस बताएं। तो हमने इस पार्टिकल को क्या किया, ये जो आपके पास पार्टिकल था, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट था, इसको हमने क्या किया, एक चार्ज कर दिया। ये आपका चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो जब आप बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जैसे ही आप बॉडी को चार्ज करेंगे तो उस बॉडी के चारों तरफ क्या होगा, उस बॉडी के तरफ क्या हो जाएगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप ये चार्ज पार्टिकल को स्थिर रखते हैं, यानी कि स्टैटिक मोड में रखेंगे, तो केवल इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को मोशन में ले आते हैं या फिर गतिशील अवस्था पे ले आते हैं, मोशन स्टेट में, या फिर कह सकते हैं गतिशील अवस्था पे अगर आप ले आते हैं, गतिशील कैसे करेंगे, इसको या तो आप वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको एक लकड़ी में बांध करके इस तरह से आप इसको मूवमेंट ले आएंगे, यानी कि एक इसको क्या करेंगे, मोशन के फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल जो अभी रेस्ट मोड में है। तो जैसे ही ये आपका एक मोशन स्टेट में आएगा, ठीक है ना, मोशन स्टेट में, यानी कि गतिशील अवस्था में ये जैसे ही आएगा, गतिशील अवस्था में ये जैसे ही आएगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल क्या था, आपका स्टैटिक कंडीशन में था, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जैसे ही आपने ये चार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया, मोशन में ले आया, गतिशील स्टेट में ले आया, अवस्था में ले आया, तो इसके चारों तरफ क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई। अब ये जो आपने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को आपने मोशन में ले आया, एक पार्टिकल को सबसे पहले आपने चार्ज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर दिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही उत्पन्न हुई और आपने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को मोशन में ले आया, गतिशील में ले आया, तो उसके कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डिस्टर्बेंस जनरेट होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, जैसे कि ये वेव का मान लेते हैं डायरेक्शन है, ठीक है, ये वेव का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेव के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ये 3D व्यू में देखिएगा सर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ 3D व्यू भी, चलिए आइए। जैसे ये आपका वेव का एक डायरेक्शन है, ये जो ब्लू पेन आपको दिख रहा है ये वेव का डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है वेव का डायरेक्शन, ये आपका वेव का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये ब्लू पेन। अब हुआ क्या, ये जो आपके परपेंडिकुलर मैंने बोला, ये देखिए इस प्रकार से परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया, ये देखिए इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, अच्छा चलिए ऐसे बनाते, ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। और जस्ट इस तरह से हम ऊपर रखेंगे इसको, ये देखिए ये भी इसका क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, तो ये भी क्या हो गया, ये जो आप इस तरह से, आपको कैमरा में अगर नहीं आ रहा तो ये जो हो गया 90 डिग्री में आ गया, इसके तीनों क्या होगा 90 डिग्री में आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये आपका वेव का डायरेक्शन हो गया। तो ये तीनों में क्या, तीनों नहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है, और तब जाके आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है। समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया कि मीडियम नहीं है, लेकिन फिर डिस्टर्बेंस कैसा, या फिर किसके बीच, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डिस्टर्बेंस होता है, तब जाकर के ये वेव उत्पन्न होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारा कुछ। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अभी हमने क्या किया, वेव का क्लासीफाई किया। वेव को हमने क्लासीफाई कैसे किया, तो हमने क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन मीडियम, किया ना सर, अभी बेस्ड ऑन मीडियम हमने किया। दो पार्ट में देखा हमने, एक तो मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि हमने इंसान को एक इंटेलिजेंट के तरह बेस पे हमने CT1 और CT2 के इंसान को, मतलब CT1 में जो इंसान है वो कम इंटेलिजेंट है कंपैरिजन टू CT2 के इंसान के बीच में। उसी प्रकार एक हमने और कैटेगराइज किया है इंसान को उसके ब्यूटी पे, ठीक है ना, यानी कि ब्लॉक 1 के जो इंसान है काफ़ी सुंदर है, ब्लॉक 2 के इंसान थोड़ा कम सुंदर है। तो अब हम लोग जो है वेव को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना,
अब हम लोग वेव को क्लासीफाई करेंगे और भी। देखिए, एक तो हमने मीडियम के बेस पे किया, अब जो हम लोग वेव को क्लासीफाई करने वाले हैं, ठीक है, ये बेस्ड ऑन वाइब्रेशन बोल सकते हैं आप, ठीक है, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन, और हिंदी में आप इसको क्या बोलेंगे, कंपन, या फिर आप दोलन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कटरा ना, या आप क्या बोल सकते हैं, दोलन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम अब वेव को क्लासीफाई कर रहे हैं, एक तो हमने क्लासीफाई किया मीडियम के आधार पर मैकेनिकल वेव। देखिए, यहाँ पर हमने क्या डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था वेव को मीडियम के आधार पर, एक मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव जिसको क्या है, मीडियम की आवश्यकता है, विदाउट मीडियम ये ट्रैवल नहीं कर सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था वो वेव जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, मीडियम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, हम जो अभी क्लासीफाई कर रहे हैं, ये वेव का क्लासीफाई जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन आपका वाइब्रेशन है। तो देखिए, ये दो टाइप में हमने इसको क्या क्या क्लासीफाई किया है। पहला जो टाइप हमने रखा है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसको हिंदी में कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। और जो दूसरा हमने करना है, इसको कैटेगराइज ट्रांसवर्स वेव में। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है आपका, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। यानी ये जो ट्रांसवर्स वेव है और ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये वेव का ही टाइप है। लेकिन ये वेव का टाइप कैसा है, इसके वाइब्रेशन के आधार पर हमने, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन होगा और ट्रांसवर्स वेव में जो वाइब्रेशन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस आधार पर हमने वेव को क्लासिफाई किया, मीडियम को। तो देखा कि मैकेनिकल वेव में मीडियम की आवश्यकता होती है, इसके लिए नीड नहीं है। उसी प्रकार यहाँ जब हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, यानी कि किस बेसिस पे, वाइब्रेशन के आधार पर। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशन कैसे होगा, किसकी वाइब्रेशन होगी, पार्टिकल्स की, और ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन कैसे होगी, उसको हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए हम अब उसको हम देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और आपका एक हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स वेव। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका ट्रांसवर्स वेव के बारे में। पहला जो आपका होगा वो आपका होगा ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। यानी कि हिंदी में हम ट्रांसवर्स वेव को क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर। तो चलिए एक मिनट मेरे भाई, तो चलिए समझते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव क्या होता है या फिर अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम वही रस्सी का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ ये आपका एक रस्सी है, ठीक है सर। इस रस्सी को हमने एक वाल से बांध दिया है और इस रस्सी को आपने इस प्रकार से हाथों से पकड़ा है, ठीक है, पकड़ा है आपने। क्या इस हाथों से, ये रस्सी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, बोलिए बने होंगे या नहीं होंगे, आपको ये अब सब चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं। छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, यही तो इसका मीडियम हो गया, मटेरियल मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है, पदार्थ माध्यम हो गया इसका। एक रस्सी है, किसी का भी रस्सी हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है या फिर कोई भी रस्सी हो सकती है। आपने इसमें क्या किया, झटका दिया, ठीक है ना। आपने इसमें झटका दिया, इट मीन्स क्या किया, आपने इसमें क्या की, आपने इसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है सर। आपने इसमें क्या किया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। और जैसे ही आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया इस मीडियम के, यानी कि ये जो रस्सी है, यानी ये जो रोप है, इसके पार्टिकल्स में आपने क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। और ये कैसे आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, इस हैंड के में आपने जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को आपने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, किसके पास, इस छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास। तो पहला इस पार्टिकल के पास आया, ये पार्टिकल ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर इस पार्टिकल ने इसको ट्रांसफ़र किया, फिर इस पार्टिकल ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, और इस पार्टिकल ने इसको, और फिर इस पार्टिकल ने, इस प्रकार से आपकी एनर्जी की क्या हो गई, ट्रांसफ़र हुई। और जैसे ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ पार्टिकल्स के बीच में, तो यही आपको क्या हुआ, देखने को मिला। देखिए मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से चीज़ें चल रही है आगे। ये आपकी रोप थी, यहाँ से आपकी रोप बंधी हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक पार्टिकल्स ले रहे, देखिए इतने सारे पार्टिकल्स में मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स को ले रहा हूँ, ठीक है।
और समझाऊंगा भी क्यों लिया हूँ। ये इस तरह से ऊपर वाइब्रेट करेगी और एक पार्टिकल्स नीचे जाएगा, ठीक है। ये एक ऊपर जाएगा और ये एक नीचे आएगा, फिर ये एक ऊपर जाएगा और ये एक फिर नीचे आएगा, ये एक ऊपर गया फिर ये एक नीचे आया, ठीक है। अब ये मुझे बताइए, ये जो बन रहा पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है ये कैसी है, 90 डिग्री पे, ठीक है। नीचे का आप देख लो चाहे ऊपर का देख लो, ये कितना बना रहा, तो 90 डिग्री बना रहा। बोलिए बना रहा है या नहीं 90 डिग्री। ये क्या है सर, ये ऊपर क्या गया है, ये आपकी पार्टिकल्स ऊपर गई, इसकी पार्टिकल्स क्या की, ये ऊपर गई, ऊपर गई इन द सेंस क्या, ये कैसे गई, आप इस हाथ से क्या किए, एनर्जी का ट्रांसफर किया, ये पार्टिकल मूव नहीं किया है, समझिए चीज़ों को आप। पार्टिकल मैं क्या बोला हमेशा कि वेब में, ठीक है ना, वेब में कभी भी पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती है। मूवमेंट किसकी होती है, ट्रांसफ़र किसकी होती है, तो एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो आपका पार्टिकल का कण है ये मूव नहीं करता है, ये वाइब्रेट करता है। मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ अपने प्लेस में इतना सा इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल्स यहाँ से उठ करके यहाँ नहीं आ गया, यहाँ से उठ करके यहाँ नहीं आ गया, ये अपने ही प्लेस में इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। और ये जो वाइब्रेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वाइब्रेशन आप देख रहे हैं ये कैसा वाइब्रेशन है, तो ये आपका 90 डिग्री पे आपका वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या आपका, ये जो ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये आपका वेब का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, ये वेब का डायरेक्शन है। तो ये जो वेब का डायरेक्शन है, इस वेब के डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स क्या बना रहा है, 90 डिग्री पे वाइब्रेट कर रहा है। तो अब इसका फाइनल आपको जो फिगर देखने को मिलता है, इस प्रकार से आपको रोप देखने को मिलती है, ठीक है। ये रहा आपका रोप, और ये जो हम अभी आपको ये स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजेंटल लाइन बना है ये आपको दिखा रहा है वेब का डायरेक्शन, ये ठीक है। और ये वेब के डायरेक्शन के जस्ट बीचों बीच इस प्रकार से आपका पार्टिकल वाइब्रेट करता है। और जब ये आपको केस देखने को मिलता है तो इस वेब को आप क्या नाम देते हो, ट्रांसवर्स वेब, ट्रांसवर्स वेब यानी कि अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आया कि अनुप्रस्थ तरंग में क्या क्या समझ में आया, कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है ना, यानी कि ये जो अनुप्रस्थ तरंग होती है इसमें जो पार्टिकल्स के कण हैं वो कैसे मूव करती है, तो परपेंडिकुलर मूव करती है। जब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। जब माध्यम, ये माध्यम है रोप, ठीक है, जब ये देखिए ये माध्यम है, जब माध्यम के पार्टिकल्स किस प्रकार से लंबवत कंपन करती है, ध्यान से सुनिए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कंपन यानी कि वाइब्रेट, मैं नहीं बोल रहा हूँ मूव कर रही है, समझिए चीज़ों को, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। ये जब मैंने क्या बोला कि जब मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर लंबवत कंपन करती है तब जाकर के आपकी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। चलिए लिख लेते हैं इसको, डेफिनेशन को ही अच्छे से। तो देखिए इंग्लिश में अगर लिखेंगे ड्यू टू परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर को इस तरह से लिखते हैं, ड्यू टू परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, ड्यू टू परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, ड्यू टू परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, ऑफ मीडियम, किसके पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करिए, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करिए, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से जो पार्टिकल, जो मीडियम के पार्टिकल्स है, अगर वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है तो वो जनरेट करेगी, ठीक है ना, वो जो जनरेट करेगी कैसी वेव, जी यानी वो जो जनरेट करेगी वो जो वेव होगा वो आपका ट्रांसवर्स वेव होगा, ठीक है। हिंदी में भी लिख लेते हैं हम अभी इसको। हिंदी में कहें तो अगर लिखना चाहें तो माध्यम के कण, माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग की दिशा में, ठीक है ना, ये रहा आपका तरंग, तरंग की दिशा में ही ना आपकी माध्यम, ये आपका तरंग की दिशा है भाई, और इसी तरंग के दिशा में, ठीक है, आपकी पार्टिकल्स क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। माध्यम के कण तरंग की दिशा, माध्यम के कण तरंग की दिशा में लंबवत, माध्यम के कण तरंग की दिशा में लंबवत कंपन करती है, लंबवत कंपन करती है, और तब जाकर के आपका अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण होती है। भाई लिख लेना, ठीक है, नोट्स वगैरह सब कुछ हम देंगे, ठीक है, अपना नोट्स रेडी कर ही रहे हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको।
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रहिए, सारा अपडेट आपको मिल जाएगा वहीं पे। समझ में आया आपको? देखिए अनुप्रस्थ तरंग के बीच आपको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, कि ट्रांसवर्स वेव कैसे उत्पन्न होता है, कि जो मीडियम के पार्टिकल है वो क्या करती है, लंबवत कंपन करती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्लियर? अब आइए इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जो वेव आपके स्ट्रिंग में अभी आपने देखा, वेव इन स्ट्रिंग, भाई स्ट्रिंग में आपको अभी देखा है ना वेव, इस तरह से आपने झटका मारा स्ट्रिंग में तो आपको मिलता है वेव का फॉर्म, ठीक है, वेव इन स्ट्रिंग। उसके बाद आपके जो सरफेस है, ठीक है, जो वेव ऑन, मैं लिख देता हूँ, वेव ऑन सरफेस ऑफ पॉन्ड, वेव ऑन दी सरफेस ऑफ पाउंड या फिर रिवर। मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो आपको तरंग देखने को मिलता है तालाब में, वो कैसा होता है तरंग, तो ट्रांसवर्स वेव होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। वहाँ भी जो पार्टिकल्स मूव करते हैं कैसे, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है, ठीक है, क्लियर? अब आइएगा, देखिए ये आपको क्लियर हुआ ट्रांसवर्स वेव के बारे में, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये जो ट्रांसवर्स वेव होता है आपका, ठीक है ना, ये जो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव आप केवल प्रोड्यूस कर सकते हैं, केवल और केवल याद रखिएगा, प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। यानी कि जो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस एवं द्रव में उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है, द्रव में उत्पन्न की जा सकती है, समझे? मतलब ये कंडीशन है भाई, ये जो आपने अनुप्रस्थ तरंग देखा जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही थी, इसको आप केवल और केवल कहाँ उत्पन्न कर सकते हैं, तो केवल आप ठोस में, केवल सॉलिड में और लिक्विड में ही उत्पन्न कर सकते हैं, द्रव में ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव को चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स, ठीक है, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे कंपन करेगी, जब परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगी तब जाके आपका अनुप्रस्थ तरंग क्या होगा, उत्पन्न होगा। इतना क्लियर हो गया? यही चीज मैंने लिखा, ड्यू टू परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जनरेट ट्रांसवर्स वेव। माध्यम के कण तरंग की दिशा में जब लंबवत कंपन करती है तो आपका अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। इसका एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल दे देगा कि स्ट्रिंग में जो वेव है वो कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो आप क्या बोलोगे, वो भाई ये स्ट्रिंग का ही तो हमने एग्जांपल दिया ना, स्ट्रिंग को हमने बांध दिया, अब इसमें आपने झटका दिया तो इसमें जो वेव कैसा जनरेट हुआ, इसमें पार्टिकल कैसे कंपन किया, परपेंडिकुलर, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होगा। तो जो वेव स्ट्रिंग में उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। आप जब तालाब में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं, या आप कूद गए हैं तालाब में या पत्थर मारे, तो उसमें जो वेव बनेगी वो कैसी वेव बनेगी, तो आप बोलोगे ट्रांसवर्स वेव बनेगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कौन सी वेव, दूसरा वेव हमारा जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम लोग समझते हैं, उसको एक बार समझ लेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव समझते हैं हम लोग। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा ये, इसको हम लोग इतना टाइम से समझे, इसको तुरंत समझ लेंगे कि जिस माध्यम के पार्टिकल्स, ठीक है ना, जिस माध्यम के पार्टिकल्स, यानी कि जिस माध्यम के कण को हम इंग्लिश में बोलेंगे पार्टिकल्स, जिस माध्यम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, जिस माध्यम के पार्टिकल्स, यानी कि जिस माध्यम के पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट करेगी, यानी कि आगे पीछे क्या करेगी, कंपन करेगी। हमेशा लिख रहे हैं वाइब्रेट करेगी, मूव नहीं लिख रहा हूँ मैं, हमेशा याद रखिएगा, वाइब्रेट यानी कि कंपन करेगी। तब जो उत्पन्न होगी वेव, कंपन करेगी, तो उत्पन्न वेव को क्या नाम देंगे आप, तो उत्पन्न तरंग या फिर वेव को आप क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। समझे? नहीं समझे होंगे, अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे ये आपका क्या है, एक रोप है या रस्सी है, ठीक है, इसके भी पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, मैं आपका इंपॉर्टेंट पार्टिकल ले रहा हूँ थोड़ा डिस्टेंस में ताकि समझा सकूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका ये जो रोप था, इसकी जो ये जो पार्टिकल्स है ये आगे पीछे इस प्रकार से मूव किए, ठीक है, इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर नहीं मूव कर रहा, देखिएगा इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है,
इस प्रकार से मूव कर रहा है आगे पीछे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, टू एंड फ्रो भी बोल सकते हैं। आगे पीछे ये इसके पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं। तो ये जब आगे पीछे जब पार्टिकल्स, माध्यम के पार्टिकल्स जब आगे पीछे इस प्रकार से जब मूव करती है तरंग की दिशा में, ये क्या है आपका तरंग की दिशा है, यानी कि वेव डायरेक्शन है ये, ठीक है। वेव का ये क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है, वेव डायरेक्शन है। तो जब जब पार्टिकल्स आगे पीछे मूव करेगी, यानी कि ये क्या है भाई, रस्सी था, रस्सी, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे रोप। तो ये क्या है, मीडियम हो गया। तो इसके जो पार्टिकल्स जब आगे पीछे मूव करती है, ठीक है, जो वेव की दिशा है, तरंग की दिशा में जब पार्टिकल्स इस वेव के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव्स टू एंड फ्रो, then the wave is generate, that wave is called longitudinal wave। यानी तरंग के दिशा में जब माध्यम के पार्टिकल आगे पीछे कंपन करती है तो उससे उत्पन्न जो तरंग होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है ना, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इसको आप सॉलिड में भी, उसके बाद लिक्विड में भी और उसके बाद गैस में भी, तीनों में आप क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यही आपने देखा था क्या ट्रांसवर्स वेव में इसको आप केवल सॉलिड और लिक्विड में उत्पन्न कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब इसका हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं, कहाँ आपको देखने को मिलता है। आपने स्प्रिंग देखा होगा, इस प्रकार से स्प्रिंग रहता है, ठीक है ना, इस तरह से स्प्रिंग रहता है। तो ये जो स्प्रिंग को आप जब इस तरह से दबाएंगे, ठीक है, इस तरह से जब आप दबाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं इस तरह से दबेगा, ठीक है, इस तरह से, ना कि ऊपर नीचे दबेगा, ठीक है, इस तरह से दबेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है किसका, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। अब इसमें दो टर्म होता है, मैं उस दो टर्म्स को भी समझा दूँ। ये जो आपको जो इस तरह से दबा, ठीक है, यानी यहाँ पे जो आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, मैं इस फिगर में इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिएगा, इस फिगर में आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बीच में जो आपने इसको क्या किया, डिस्टर्बेंस किया, इस तरह से दबाया या फिर आपने इस तरह से इसको खींचा, तो पार्टिकल्स कैसे मूव किए, इस तरह से टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे। तो ये जो आपका छोटा वाला जो सिंबल है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं संपीड़न, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन। और ये जो बड़ा वाला आपको जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं विरलन, या फिर इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है, रेयरफैक्शन। तो आपसे पूछेगा संपीड़न या फिर विरलन, ठीक है, या रेयरफैक्शन या फिर रेयरफैक्शन हमें कौन से वेव में देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे, हमें कौन सा वेव में देखने को मिल रहा है, संपीड़न और रेयरफैक्शन। तो आप बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग में या फिर आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। तो इसमें हमको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें जो पार्टिकल्स मूव कैसे करते हैं, टू एंड फ्रो, और यही टू एंड फ्रो को एक अच्छा लैंग्वेज में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करेगा, यहाँ पर उसको मैं लिख दूँ। यहाँ पर जो पार्टिकल्स मूव करेगा इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो जनरेट होगा ड्यू टू पैरेलल, ठीक है, ड्यू टू पैरेलल वाइब्रेशन, ड्यू टू पैरेलल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। अब मैं बताता हूँ कैसे पैरेलल होगा, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। देखिए, ये जो आपका पार्टिकल्स है, ये वाला पार्टिकल्स, ठीक है, ये वाला पार्टिकल्स, ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, किसकी डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन, इसके समानांतर है या नहीं, समानांतर इस तरह से होता है ना जी। तो देखिए, ये वेव का डायरेक्शन और ये वेव का मूवमेंट है, सॉरी पार्टिकल्स का मूवमेंट है। तो कैसा मूवमेंट है, इसके जस्ट समानांतर है। तो यहाँ आपने क्या देखा, ट्रांसवर्स वेव में आपने क्या देखा दोस्त, ट्रांसवर्स वेव में आपने देखा परपेंडिकुलर पार्टिकल्स जो होते हैं, यहाँ पे जो होता है परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, कौन, पार्टिकल्स मीडियम के। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो वाइब्रेशन होगा, कैसा वाइब्रेशन होगा, पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल यानी कि समानांतर, हिंदी में कहेंगे पैरेलल वाइब्रेशन या फिर समानांतर कंपन होता है, ठीक है। ये जो आपका वाइब्रेशन आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक है, टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे, यानी कि पैरेलल वाइब्रेशन हो रहा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी क्लियर, आपका ट्रांसवर्स वेव भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसके पहले आपको मैं कुछ बताऊं, यहाँ आपको मैंने बताया था एक पॉइंट कि ये जो मैकेनिकल वेव है और ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना जी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट अभी मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कराऊंगा, जो समय मैं बोलना था कि अभी नहीं, अभी बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ट्रांसवर्स वेव समझ लिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव समझ लिए।
अच्छा, ये साउंड कैसा होता है? तो मैकेनिकल वेव है। तो अब याद रखिएगा, ये जो मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना, ये जो मैकेनिकल वेव होता है ये कैसा वेव होता है? अब मुझे ये बताइएगा कि ये सॉरी, हाँ, मैकेनिकल वेव नहीं मेरे भाई, ये ठीक है। मैकेनिकल वेव आपको समझ में आ गया कि इसको क्या है, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं, मीडियम की आवश्यकता होती है, विदाउट मीडियम ये ट्रैवल नहीं कर सकती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मुझे बताना था, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, अगर है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है। अब एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो आपको की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये कैसा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है या फिर ट्रांसवर्स वेव होता है? देखिए, मैकेनिकल वेव जो है आपका ये लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है और एंड ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स भी हो सकता है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या हो गया? पैरेलल पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेगा? पैरेलल। और ट्रांसवर्स में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने अभी तक जो भी रिसर्च किया, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उसने ये पाया कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेड, एक्सरे, गामा रे, ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स वेव होते हैं। यानी कि ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, कैसे वाइब्रेट करेंगे? तो परपेंडिकुलर, ठीक है। जो मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे? परपेंडिकुलर। कैसे वाइब्रेट करेंगे? परपेंडिकुलर। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेडियो वेव कैसी तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स वेव, तो आप बोलोगे ये रेडियो वेव क्या है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। अब यहाँ आपसे पूछेगा मैकेनिकल वेव कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स वेव, ये कभी नहीं पूछेगा आपसे। आपसे ये पूछेगा कि साउंड कैसा है, तो मैकेनिकल वेव है। तो साउंड कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स वेव है? तो जब हम साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या फिर ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो देखिए, आज आपको पूरा हमने क्या क्या समझा दिया। हमने सबसे पहले ये समझा कि, हाँ यहाँ से आइए, सबसे पहले हमने ये समझा कि वेव होता क्या, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा कि वेव होता क्या है, ठीक है। वेव होता क्या है, वेव कैसे उत्पन्न होती है, इसको हमने देखा। उसके बाद फिर हमने देखा कि वेव के टाइप्स को हमने देखा, बेस्ड ऑन मीडियम देखा, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके हमने सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ट्रांसवर्स वेव को समझा, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव समझा। और उसके बाद फिर हमने क्या समझा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखा। ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स है वो मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे, और जो आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है, आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल्स है वो पैरेलल, यानी कि समानांतर, जो पार्टिकल्स के जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो कैसे समानांतर कंपन करती है, तब जाके आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव उत्पन्न होता है। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं सर। और ये इतना अगर आपको कंसेप्ट अगर नहीं आता है, नहीं समझे हैं, या फिर आपका क्लियर नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जब ये टॉपिक खत्म करेंगे, क्योंकि देखिए अभी हम लोग क्या समझे, वेव के बारे समझे, मतलब एक तरह से हमने इस वेव को समझा, ठीक है। वेव, इसके टाइप्स को देखा, मैकेनिकल वेव देखा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा, उसके बाद फिर हमने देखा ट्रांसवर्स वेव देखा, फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखा। अब इस वेव में समझेंगे कि इसके जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। फिर इसमें हम इसके फ्रीक्वेंसी को समझेंगे, इसके टाइम पीरियड को समझेंगे, और यहाँ से जो आपका न्यूमेरिकल बनता है उसको सॉल्व करेंगे। और फिर अभी जितना हमने प्रॉपर्टीज़ देखें, जो कॉन्सेप्ट समझे, उससे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बीपीएससी में, रेलवे में, ग्रुप डी में, एसएससी में, जेएसएससी में, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, या जो पूछा गया उसको भी सॉल्व करेंगे। और आपको दिखाएंगे प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे सवाल पूछा गया है, कि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर नहीं बनेगा भाई। अब चलिए हम आपको अपना नोट्स भी दिखा देते हैं, जो हमने नोट्स तैयार किया है। तो चलिए देखिए, यहाँ एक मिनट, यहाँ से आप देख सकते हैं नोट्स आपको दिया जाएगा, एकदम टेलीग्राम में आप बने रहिए, आपको अपडेट पूरा दिया जाएगा कहाँ कैसे मिलेगा नोट्स, लेकिन पेड होगा सर, ठीक है ना, नोट्स पेड होगा। और देखिए ये आपको पूरा नोट्स हमने एकदम हैंड रिटन सब कुछ लिख डाला है, कोई दिक्कत ही वाली सवाल ही नहीं है, तो आप एकदम परेशान मत होइएगा। देखिए वेव है, सब कुछ एक एक पॉइंट हमने एक एक जगह सब कुछ लिख दिया, ठीक है ना, एक एक चीज़ है सर, कोई दिक्कत वाली चीज़ यहाँ होगी नहीं आपको। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।